रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि जिसे कॉमन भाषा में गठिया बाय कहते हैं। ये एक तरह का गठिया है, यानी कि ये जोड़ों की बीमारी है जिसमें शरीर के किसी भी जोड़ में, जोड़ों के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन होती है, जो बाहर जोड़ों में दर्द और सूजन के साथ प्रेजेंट करती है। ये एक तरह की ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून बीमारी का मतलब होता है ऐसी बीमारियां जिसमें हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, यानी हमारी बॉडी की जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो हमारी ही बॉडी के डिफरेंट हिस्सों को फौरन समझने लगती है, मतलब बाहर का समझने लगती है और उनको अटैक करती है। तो रुमेटॉइड आर्थराइटिस में जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो हमारे जॉइंट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता है और उनको अटैक करता है, जिससे जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होता है और स्वेलिंग होती है। किसी भी पर्सन को रुमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। जिन लोगों में ये ज्यादा कॉमन है, जैसे कि महिलाओं में रुमेटॉइड आर्थराइटिस पुरुषों के कंपैरिजन में 3 गुना तक ज्यादा होता है। चाइल्ड बियरिंग एज यानी कि 20 to 40 50 ईयर्स की एज ग्रुप की महिलाओं में ज्यादा होता है। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट थियरीज हैं। ऐसा माना जाता है कि हॉर्मोन माइट प्ले अ रोल इन कॉजिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस। हॉर्मोन्स के अलावा स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण फैक्टर है। जो ज्यादा स्मोकिंग करते हैं उनमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने का रिस्क बाकी पॉपुलेशन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। साथ ही जिनकी फैमिली में रूमेटॉइड आर्थराइटिस की हिस्ट्री है, उन लोगों में रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने का रिस्क नॉर्मल जनता के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। कई बार कुछ इन्फेक्शन या वैक्सीन भी होते हैं जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रिगर कर सकते हैं, स्पेशली वायरल इन्फेक्शन, जैसे चिकनगुनिया हुआ। कई मरीजों में कोविड के बाद भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस देखा जाता है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को बढ़ा सकते हैं किसी पेशेंट में। सारे आर्थराइटिस में, इंक्लूडिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो पहला सिम्टम होता है वो होता है जोड़ों में दर्द। तो हमेशा रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों में दर्द से शुरू होता है। इसके साथ जोड़ों में सूजन आ सकती है, अकड़न होती है, स्पेशली मॉर्निंग में जब पेशेंट सोकर उठता है उस टाइम, या रेस्ट के बाद जब भी पेशेंट उठता है, उसे जिन जोड़ों में सूजन है उनमें अकड़न महसूस होती है। और जैसे जैसे मूवमेंट करते हैं या एक्टिविटीज करते हैं तो वो अकड़न धीरे धीरे कम हो जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी इन्फ्लामेटरी यानी सूजन वाली आर्थराइटिस का, कि दर्द जो है रेस्ट के बाद, दर्द और अकड़न दोनों ही रेस्ट के बाद ज्यादा होते हैं और एक्टिविटी से कम होते हैं। स्पेशली सुबह अगर किसी को आधे घंटे से ज्यादा समय के लिए अकड़न हो रही है तो ये एक सिम्टम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। इसके अलावा जब हम जोड़ों को एग्जामिन करते हैं तो जोड़ों में सूजन और छूने पे दर्द होता है। अगर किसी को लंबे टाइम तक रूमेटॉइड आर्थराइटिस रहता है तो जिन जोड़ों में सूजन है धीरे धीरे वो जोड़ डैमेज होते जाते हैं, जिससे जोड़ों में टेढ़ापन आ सकता है, जिन्हें डिफॉर्मिटीज कहते हैं। एक बार ये डिफॉर्मिटीज आ जाए देन दे आर वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के अलावा शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है। जो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व जो अदर ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आंखों पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस का असर हो सकता है, जिसमें आंखों में रेडनेस हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है, मुंह में ड्राइनेस हो सकती है, स्किन पे रैशेस हो सकते हैं जिन्हें वैस्कुलाइटिस कहते हैं, फेफड़ों में सिकुड़न हो सकती है जिसको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कहते हैं, या फेफड़ों के आसपास पानी भर सकता है जिसे प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। बहुत लंबे समय तक रूमेटॉइड आर्थराइटिस रहने पे किडनी पर भी असर हो सकता है। साथ ही इन पेशेंट्स में हार्ट की बीमारियां होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। ठंड के मौसम में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। जब भी मौसम चेंज होता है या बादल के वाला मौसम होता है, रेनी रेनी सीजन और ठंड दोनों ही कंडीशन में गठिया के सिम्टम्स जो है वो थोड़े बढ़ जाते हैं। कई मरीजों को जोड़ों में दर्द और अकड़न महसूस होने लगती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस शरीर के किसी भी जोड़ को इन्वॉल्व कर सकता है। जो जोड़ मोस्ट कॉमनली सबसे ज्यादा जिनमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस का असर देखने को मिलता है और सबसे पहले देखने को मिलता है, वो होते हैं हाथ के छोटे जोड़, जैसे कि हमारी उंगलियों के जोड़, फिर कलाइयां, उसके अलावा एल्बोज, कंधे, पैरों में घुटने, अंगूठों के जोड़, एंकल, हिप जॉइंट, इन सब में रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। जबड़े के जोड़ों में भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, जिससे मुंह खोलने में परेशानी होती है, चबाने में परेशानी होती है।
और रीढ़ की हड्डी, स्पेशली गर्दन की हड्डी में भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो हो सकता है, जिससे रीढ़ की हड्डी की डिफॉर्मिटी हो सकती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का डायग्नोसिस क्लिनिकल सिम्टम्स और टेस्ट दोनों की मदद से होता है। क्लिनिकल सिम्टम्स एंड साइंस जैसे मैंने आपको बताया, जोड़ों में दर्द, सूजन, अकड़न, डिफॉर्मिटीज, ये सारे फीचर्स हैं जो एक रूमेटोलॉजिस्ट जोड़ों को एग्जामिन करके इन सारे चीजों को देखता है। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस का डायग्नोसिस करने के लिए, जिनमें से कॉमन टेस्ट है रूमेटॉइड फैक्टर का टेस्ट। इसके अलावा एंटी-सीसीपी नाम का टेस्ट होता है, जो भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में पॉजिटिव होता है। और इसके अलावा ईएसआर और सीआरपी नाम के 2 टेस्ट हैं, ब्लड में होते हैं, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में, स्पेशली अगर एक्टिव बीमारी है तो उनमें बढ़े हुए मिलते हैं। इसके अलावा जोड़ों के अंदर सूजन देखने के लिए हम जोड़ों का अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं और एमआरआई की मदद भी ले सकते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अब काफी इजीली अवेलेबल ट्रीटमेंट जो है वो इंडिया में है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट हम आमतौर पे ओरल मेडिसिन की मदद से शुरू करते हैं, जिन्हें हम डीमार्ट बोलते हैं। डीमार्ट यानी डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग। साथ ही जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस शुरुआत में होता है या बहुत ज्यादा सिम्टम्स होते हैं, उनमें कुछ समय के लिए स्टीरॉइड्स और पेन किलर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। जिन पेशेंट्स में इन दवाइयों से अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, उन पेशेंट्स में हम स्मॉल मॉलिक्यूल यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ इंजेक्शन होते हैं जो टारगेटेड थेरेपी होता है, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे असर करता है, जिन्हें बायोलॉजिक्स कहते हैं, उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक क्रॉनिक इलनेस है। जो दवाइयां हम यूज करते हैं इसके इलाज में, वो इस डिजीज को कंट्रोल कर सकती हैं, बट परमानेंट क्योर, कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो परमानेंट क्योर की गारंटी नहीं दे सकता है। हालांकि ट्रीटमेंट जो है वो पेशेंट के सिम्टम्स और साइंस के अकॉर्डिंग घटाया बढ़ाया जाता है। अगर कोई पेशेंट ट्रीटमेंट से बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक रहता है लंबे समय तक, उनमें कोशिश की जाती है कि दवाइयों का डोज कम से कम किया जा सके। और अगर पेशेंट फिर भी अच्छा रहता है तो दवाइयां बंद करने की भी कोशिश की जाती है। पर ये देखा गया है कि ज्यादातर पेशेंट्स में दवाइयां बंद करने के कुछ महीनों या साल 2 साल के बाद ये बीमारी वापस आ सकती है। उस कंडीशन में दोबारा दवाई शुरू करनी पड़ती है। और कई सारे ऑलमोस्ट 2/3 पेशेंट्स होते हैं जिनमें दवाइयां कभी पूरी तरह बंद नहीं हो पाती। जिन पेशेंट्स में रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी है, उन्हें सबसे पहले स्मोकिंग और अल्कोहल से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। स्मोकिंग, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के रिस्क को बढ़ाता है, साथ ही ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की सिवियरिटी को भी बढ़ाता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें दवाइयां कम असर करती हैं और बीमारी जो है ज्यादा सिवियर होती है। इसके अलावा अल्कोहल भी पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि शराब पीने से बॉडी के डिफरेंट हिस्सों पे, स्पेशली लिवर पे असर होता है। साथ ही जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की दवाइयां हैं वो भी लिवर को डैमेज कर सकती हैं। इसलिए इन पेशेंट्स में बहुत जरूरी है कि वो जितना हो सके अल्कोहल अवॉइड करें। वजन बढ़ने से रोक और वजन को कंट्रोल करना भी जरूरी है, क्योंकि वजन बढ़ने से जोड़ों पे ज्यादा जोर पड़ता है, जिससे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ साथ जोड़ों में घिसाव यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो जाता है और जॉइंट डैमेज बढ़ता है। इसलिए पेशेंट्स को अपना वजन को भी नियंत्रण में रखना चाहिए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस को कंट्रोल करने का सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये कि इस बीमारी की जल्द से जल्द पहचान की जाए और जितना जल्दी हो सके ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। अगर हम अर्ली स्टेज में रूमेटॉइड आर्थराइटिस को डायग्नोज कर लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज पे शुरू कर देते हैं, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस से जो जोड़ों में डैमेज होता है, जो डिफॉर्मिटीज होती है, उसको हम पूरी तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। जिन मरीजों में जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, वो बिल्कुल नॉर्मल अपनी जिंदगी जी सकते हैं, उनके जोड़ बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं ऑन लॉन्ग टर्म। साथ ही जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का असर जो दूसरे ऑर्गन्स पे पड़ता है, जैसा मैंने बताया था कि आंखों पे असर होता है, जिसमें ड्राइनेस हो सकती है, मुंह पे ओरल ड्राइनेस हो सकती है, फेफड़ों पे असर हो सकता है, हार्ट पे असर हो सकता है। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस भी जो हैं, अगर अर्ली ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए तो ये कॉम्प्लिकेशंस उन मरीजों में नहीं होते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स को बिल्कुल रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज करने के मल्टीपल फायदे होते हैं।
एक तो वजन जो है वो कंट्रोल में रहता है। दूसरा, एक्सरसाइज करने से हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। तीसरा, जॉइंट्स की मोबिलिटी बनी रहती है। जैसा मैंने बताया था कि इन बीमारियों में एक्टिविटीज से जोड़ों के सिम्टम्स कम होते हैं और रेस्ट से बढ़ता है। इसलिए अगर मरीज सुबह उठ के स्ट्रेचिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो सुबह होने वाली अकड़न को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही जिन पेशेंट्स में जॉइंट डिफॉर्मिटीज है, उनमें भी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, ताकि जो भी मोबिलिटी जॉइंट्स की बची है वो बनी रहे।